हेलो फ्रेंड्स। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक में वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट जैसी समस्याएं बहुत आम हो चुकी हैं। लेकिन एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि हम ज़रा सी खांसी, जुखाम या बुखार में भी पावरफुल एंटीबायोटिक्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, कोअमॉक्सिक्लेव इस तरह के एंटीबायोटिक्स का हम बिना ज़रूरत के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ट्रेमेंडस प्रॉब्लम की, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। यस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक ग्लोबल मेडिकल इमरजेंसी बनती जा रही है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होती है, कैसे होती है? तो देखिए, बैक्टीरिया और फंगाई भी नेचुरली एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, यह वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सत्य है कि कुछ बैक्टीरिया और फंगाई नेचुरली एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं और यही एंटीबायोटिक्स हम इंसानों ने खोजकर उनको प्योरीफाई करके दवाओं के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन, इसको पेनिसिलियम नाम का एक फंगस प्राकृतिक रूप से बनाता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सभी स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। और बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन ये भी बैक्टीरियल ओरिजिन से ही हैं। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। पर क्यों बनाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के एंटीबायोटिक्स? एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई अपना टेरिटरी या इन्वायरमेंट सुरक्षित रखने के लिए अन्य माइक्रोब्स को मारने वाले केमिकल्स यानी कि ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ये एंटीबायोटिक्स उनके लिए एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म या कॉम्पिटिटिव टूल होता है, ताकि दूसरे माइक्रोब्स को दबाकर खुद की ग्रोथ कर सकें ये लोग। यानी एंटीबायोटिक्स ओरिजिनली माइक्रोबियल वारफेयर के हथियार हैं और इंसान ने इन्हें खोजकर दवा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्हीं सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करके हम ह्यूमंस एंटीबायोटिक्स का कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और फंगाई इत्यादि का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ताकि वो दूसरों को सप्रेस कर सकें और खुद जिंदा रह सकें। और जब कोई जीव किसी एंटीबायोटिक्स के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे उससे बचने के तरीके भी नेचुरली इवॉल्व कर लेता है। यानी रेजिस्टेंस नेचर का एक हिस्सा है। लेकिन इंसानों द्वारा की गई गलती से यह रेजिस्टेंस और तेजी से बढ़ रहा है। क्या इसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हमारे पास कोई साधन है, कोई समाधान है? तो देखिए, फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। हाँ, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डिले कर सकते हैं, लेकिन इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। हाउएवर, आज हमारे पास इस डायरेक्शन में काम करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स। Antibiotic stewardship is a coordinated program that aims to improve the appropriate use of antibiotics, ultimately promoting patient safety, reducing antibiotic resistance, and preventing the spread of infections. It involves various strategies to ensure that antibiotics are used effectively and efficiently, minimizing harm and maximizing their current effectiveness for future generations. यानी कि सही समय पर, सही डोज में और सही ड्यूरेशन में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना, ना कि बिना बात के बार बार ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक्स का यूज करते जाना। और ओवर द काउंटर होने वाले एंटीबायोटिक्स की सेल को रोकना, यानी कि बिना किसी पर्चे के, बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप के ऐसे ही जो मेडिकल स्टोर पर धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स बेच दिए जाते हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस की रोकथाम करना। और इन्फेक्शन का प्रिवेंशन करना, जैसे कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, और हाइजीन मेंटेन करके रखना, और न्यू ड्रग डिस्कवरी के द्वारा अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स की खोज करना। लेकिन ये सारी स्ट्रेटजीज केवल रेजिस्टेंस को डिले कर सकती हैं या थोड़ा स्लो डाउन कर सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए इसको
रोक नहीं सकती या समाप्त नहीं कर सकती। यह एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो तब तक चलता रहेगा जब तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास कोई भी ऐसी नॉवेल मॉडलिटी नहीं है। ओके, तो अगर हम रेजिस्टेंस को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते तो क्या हम एकदम बिल्कुल नए प्रकार के एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो? क्या कुछ नया बन रहा है? देखिए, बिल्कुल एकदम सही मायनों में अगर देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो एक्चुअली 1980s के बाद कोई पूरी तरह से नया एंटीबायोटिक क्लास ऐसा कुछ लॉन्च नहीं हो पाया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब सिर्फ पुराने मॉलिक्यूल्स को ट्वीक कर रही हैं, कुछ छोटे मोटे केमिकल मॉडिफिकेशंस करके नए नामों से दवाएं लाई जा रही हैं। हाउएवर, कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं जैसे कि लिनेजोलिड, डेप्टोमाइसिन, तो इस तरह के कुछ नाम हैं जो थोड़े अलग मैकेनिज्म रखते हैं, लेकिन इस तरह के नॉवेल एंटीबायोटिक्स की संख्या बहुत ही कम है। और यह जो नॉवेल टाइप के कुछ नए एंटीबायोटिक्स हैं तो ऐसा भी नहीं है कि इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कभी डेवलप ही नहीं हो सकती। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोई नई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं कि गूगल जी इस मामले में क्या बात हमें बताते हैं। Antibiotic resistance has been a problem almost from the very beginning of antibiotic use. Resistance to penicillin, the first widely used antibiotic, was observed as early as 1942, just a year after its introduction. This indicates that bacteria can quickly develop resistance to antibiotics, and this has been a continuous challenge since the 1940s. Early resistance. As soon as penicillin was widely available in 1941, resistant strains of Staphylococcus aureus, S. aureus, emerged in 1942. This demonstrated that resistance could develop quickly, even in the early days of antibiotic use. Yes, यानी कि 1940s में जब यह एंटीबायोटिक्स नई नई मार्केट में लॉन्च हुई थी और इनका क्लिनिकल यूज स्टार्ट हो गया था, उसी समय से ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल, पेनिसिलिन का क्लिनिकल यूज जब 1940s में स्टार्ट हुआ तो कुछ ही समय में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के स्ट्रेन्स सामने आने लगे और 1960 में इस पेनिसिलिन कैटेगरी की एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक लॉन्च हुई, मेथिसिलिन। लेकिन अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम का एक्सटेंट तो देखिए, तुरंत 1961 में ही इस मेथिसिलिन के अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरियम ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और बन गया एक नए तरह का बैक्टीरियम MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इतनी जल्दी तुरंत एक नए एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक नया रेजिस्टेंट बैक्टीरियम हमारे सामने आ गया। मेथिसिलिन आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, ये उसी समय 1960s में आती थी और आज के टाइम में नए तरह की पेनिसिलिन्स ने इसको रिप्लेस कर दिया है। Yes, methicillin has been replaced as a therapeutic agent due to its toxicity in the emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA. While the term MRSA is still used, methicillin itself is no longer commercially available for human use in the US. It has been replaced by other penicillins like oxacillin, flucloxacillin, and dicloxacillin. लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि कितनी जल्दी जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। इसके बाद 1950s और 60s में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल जैसे एंटीबायोटिक्स आए और उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस तेजी से डेवलप हो गया। और यह भी देखा गया है कि इस रेजिस्टेंस के लिए कुछ जीन्स तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के वाइड स्प्रेड ह्यूमन यूज से पहले ही मौजूद थे, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में नेचुरली बनाते ही हैं और उनसे बचने के तरीके भी वो नेचुरली इवॉल्व करते रहते हैं, है ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं। और देखिए, मिस यूज और सेल्फ मेडिकेशन, जी हाँ, ये मिस यूज और सेल्फ मेडिकेशन है असली खतरा। अब हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे मिस यूज ने एक एक एंटीबायोटिक को एक एक करके बेअसर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ये दो ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि दीज आर द टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड एंटीबायोटिक्स दैट आर सब्जेक्ट टू मिस यूज और
अब्यूज। अब्यूज क्या होता है? ड्रग अब्यूज का मतलब होता है कि बिना प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किए मनमाने तरीके से मनमानी डोज के साथ ड्रग्स या मेडिसिन का यूज करना, जो कि आगे चलकर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दिस मिसयूज और अब्यूज इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न as it contributes to the increasing problem of antibiotic resistance. Now just coming back to our these examples, azithromycin, yes, it is often overprescribed for viral infections like common colds, sinus infections and bronchitis, which are not responsive to antibiotics. Its ease of prescription and minimal side effects contribute to its overuse. यह एक बैक्टीरियोस्टैटिक मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, यानी ये बैक्टीरिया को मारती नहीं है बल्कि उनकी ग्रोथ को रोकती है। इसलिए बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है रेजिस्टेंस डेवलप करने का। इसका ओवर यूज और मिस यूज बहुत ज़्यादा है। कॉमन वायरल फीवर्स, सोर थ्रोट, इवन माइल्ड कफ में भी एजिथ्रोमाइसिन बिना ज़रूरत के आजकल दिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ओवर द काउंटर सेल, मेडिकल स्टोर वाले बिना प्रेस्क्रिप्शन स्लिप देखे, बिना डॉक्टर का पर्चा देखे ऐसे ही इसको उठा के बेचते जाते हैं। आपने बोला और लीजिए, दे दी मेडिकल स्टोर वाले ने आपको ये दवा, ले जाइए एजिथ्रोमाइसिन, खाइए अपने हिसाब से। और इसके अलावा इस दवा का लॉन्ग हाफ लाइफ होने के कारण भी बॉडी में लंबे समय तक लो कंसंट्रेशन में ये दवा एजिथ्रोमाइसिन रहती है, जो कि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को सिलेक्ट करने में मदद कर देती है। और ये जो मैक्रोलाइड कैटेगरी है जिसमें ये एजिथ्रोमाइसिन आती है, तो इस मैक्रोलाइड कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा इजीली डेवलप हो जाती है। अगर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें अगेंस्ट दिस मैक्रोलाइड क्लास, तो बैक्टीरिया में इजीली डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस, जैसे कि इफ्लक्स पंप्स बन जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो कि एंटीबायोटिक्स को इस बैक्टीरियल सेल से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस की, टारगेट साइट मॉडिफिकेशन। जैसे कि ये मैक्रोलाइड कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स जब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, तो बैक्टीरिया एक तरह से राइबोसोमल प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म डेवलप कर देते हैं, यानी कि formation of certain protective proteins which interact with these ribosomes and preventing the antibiotic from binding to the active sites of these ribosomes। और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाता है और कंटिन्यूड रहता है, चलता रहता है। अच्छा हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दूसरा नाम लिया था डॉक्सीसाइक्लिन, इट इज आल्सो फ्रीक्वेंटली ओवर यूज्ड particularly during the COVID-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की पैंडेमिक के समय भी इसका खूब ओवर यूज किया गया। मिस यूज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मेकिंग फ्यूचर इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट। इसके अलावा और भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कॉमनली यूज होती हैं और आजकल खूब मिस यूज की जा रही हैं, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल सिप्रोफ्लोक्सेसिन। यस, एक समय था जब टाइफाइड फीवर का सबसे भरोसेमंद इलाज था सिप्रोफ्लोक्सेसिन, लेकिन फिर क्या हुआ, हर एक फीवर, हर एक दर्द में लोग सिप्रोफ्लोक्सेसिन लेने लगे बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एडवाइस के, और आज उसका रिजल्ट है टाइफाइड में सिप्रोफ्लोक्सेसिन फेल होने लगी है। इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है सेफिक्सिम, जो कि सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की एक एंटीबायोटिक है। यस, सेफिक्सिम। अब लोग सिप्रोफ्लोक्सेसिन से हटकर सेफिक्सिम की तरफ भागने लगे हैं। हर सेकंड पेशेंट बिना किसी टेस्ट के अब सेफिक्सिम लेना चाहता है, जबकि ये एंटीबायोटिक सिर्फ सिलेक्टेड इन्फेक्शंस के लिए है, जैसे कि टाइफाइड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड ब्रोंकाइटिस। इस तरह के इन्फेक्शन के लिए ये सूटेबल है। और सोर थ्रोट, वायरल फीवर जैसे मामूली मामलों में इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। नंबर 4, कोएमोक्सिक्लेव। ये एक कॉम्बिनेशन है दो मेडिसिन का, एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलैनिक एसिड, और यह भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आजकल इसका मिसयूज भी भारी मात्रा में हो रहा है, जैसे कि डेंटल पेन, स्किन इन्फेक्शंस, सोर थ्रोट, इन सब के लिए बिना किसी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के, और इसका मिसयूज भी रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहा है। नंबर 5, यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोट्राइमोक्साजोल।
यह भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, सल्फामिथॉक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम। एक जमाने में ये दवा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, निमोनिया, डायरिया, इन सब के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन मानी जाती थी। लेकिन आज रेजिस्टेंस इतनी हो चुकी है कि डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब तक नहीं करते। क्या हम कुछ कर सकते हैं? यस, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से। जैसे कि नंबर 1, एंटीबायोटिक्स का उपयोग सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही करें। नंबर 2, एंटीबायोटिक कोर्स को अधूरा नहीं छोड़िए। नंबर 3, वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं होती है। उस केस में एंटीवायरल ड्रग्स चलती हैं या सिम्टोमेटिक रिलीफ के बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 4, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा कर ही एंटीबायोटिक लें। और आपको गट फीलिंग हो रही है कि नहीं नहीं मुझे एंटीबायोटिक चाहिए, तो इस बेसिस पर तो मत लीजिए। और ये सोच के भी मत लीजिए कि देखो पहले वो वाली एंटीबायोटिक काम कर गई थी, इसी तरह की बीमारी मुझे पहले भी हुई थी तो एंटीबायोटिक काम कर गई थी, तो वही वाली एंटीबायोटिक मैं इस बार भी लूंगा। नहीं, ऐसा मत करिए। इस तरह के लॉजिक से एंटीबायोटिक्स यूज मत करिए। नंबर 5, गवर्नमेंट और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि वो प्रेस्क्रिप्शन ओनली पॉलिसी को बहुत ही सख्ती के साथ लागू करें, यानी कि अपने मन से बिना कोई डॉक्टर का पर्चा देखे एंटीबायोटिक्स की सेल मार्केट में इस तरह धड़ल्ले से नहीं होनी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पर? इसका ऑल इन ऑल क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष है? तो देखिए, कंक्लूजन ओवरऑल यही है कि अगर हमने समय रहते इस एंटीबायोटिक मिसयूज को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी खरोंच या मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास काम करने वाली कोई एंटीबायोटिक नहीं बचेगी। हमारी आज की लापरवाही आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बन सकती है। कुछ दिनों पहले हमने एक पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली इसलिए खो दिया क्योंकि उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक काम करती वो हमारे देश में नहीं थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज के समय की एक बहुत ही भयानक और बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यह तो मेडिकल प्रोफेशन वालों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सभी को इस मामले में जागरूक होने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में हमारे पास ऐसे ऐसे सुपर बग्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स होंगी ही नहीं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस with millions of infections occurring each year and significant number of deaths attributed to antibiotic resistant bacteria. If we fail to address this issue, we will face a future where simple bacterial infections are difficult to treat and potentially life-threatening. So wake up and start playing your role in this direction. तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसमें बताई गई जानकारियाँ आपको उपयोगी लगीं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फॉर सच इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, जस्ट स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। And soon I will be back with the next interesting video. Thanks.